नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। अपने चर्चा चल रही थी पोषक तत्वों के बारे में, जिनमें से अपन ने पढ़ लिया था प्राथमिक और द्वितीय पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से वर्णन। ठीक है, अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के बारे में पढ़ लिया था, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर के बारे में पढ़ लिया था। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो उसमें अपन ने बोरोन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, बोरोन तक आपने कंप्लीट हो चुके थे। सूक्ष्म पोषक तत्व में अपन कहां तक पढ़े, कहां तक चर्चा कर ली थी अपन ने? बोरोन तक। इसके बाद अपन पढ़ते हैं फेरस के बारे में। ये भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व ही है, फेरस। इसके बारे में अपन सामान्य परिचय की बात करें, नॉर्मल इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन में आज तक पढ़ते आए हैं कि इनका प्राप्य रूप क्या है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि प्राप्य रूप क्या है। प्राप्य रूप मतलब मृदा से जड़ों को पोषक तत्व है। मृदा में कोई भी पोषक तत्व है तो वो जड़ों तक प्राप्त हो रहा है। पौधे की जड़ों तक प्राप्त हो रहा है तो वो किस आयन के रूप में प्राप्त हो रहा है, मतलब धनायन की ऋणायन, किस आयन के रूप में प्राप्त हो रहा है, उसी का मतलब है प्राप्य रूप। तो प्राप्य रूप कौन सा हो जाएगा? Fe+2। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले आयन के आधार पर वर्गीकरणों में। ठीक है, आयन के आधार पर अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था जिनमें Fe+2 मतलब धनायन पोषक तत्व है ये। इसके साथ ही साथ अपन ने दूसरा वर्गीकरण पढ़ा था जुड़ने के आधार पर। तो जुड़ने के आधार पर इसके साथ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कुछ जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, तो मतलब ये कौन सा हो जाएगा? असंयुक्त पोषक तत्व है। असंयुक्त पोषक तत्व है। अच्छा, धातु के आधार पर अपन ने पोषक तत्वों के बारे में वर्गीकरण पढ़ा था, जिनमें से अपन ने एक ही चीज वैसे अपन पढ़ सकते हैं कि फेरस एक प्रकार की, फेरस यानी लोहा एक प्रकार की धातु है। इसका अपन को नॉर्मल इंट्रोडक्शन में पता है, लेकिन अपन ने जब वर्गीकरण पढ़ा था उनमें बोला कि NPS नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और बोरोन, इनके अलावा जितने भी पोषक तत्व है, सारे के सारे धात्विक पोषक तत्व है, ध्यान रखना। तो ये फेरस उनमें नहीं आ रहा। NPS, Cl, MOB ये तो सारे अधात्विक है। इनके अलावा जितने भी पोषक तत्व है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? धात्विक पोषक तत्व है। ठीक है, धातु के आधार पर, आयन के आधार पर, जुड़ने के आधार पर। अब बात करते हैं चालकता के आधार पर। तो चालकता अपन ने दो तरह से पढ़ी थी, एक मृदा में चालकता और एक पौधों में चालकता। मृदा में चालकता के आधार पर अपन ने पोषक तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया था। मृदा में पोषक तत्वों की चालकता के आधार पर अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया था, जिनमें से अधिक चालक, कम चालक और अचालक तत्व के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। तो उस टाइम अपन ने अधिक चालक पोषक तत्व में कौन कौन से पढ़े थे? नाइट्रेट, सल्फेट, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज। ये पोषक तत्व कैसे थे? मृदा में अधिक चालक पोषक तत्व। इसके साथ ही साथ अपन ने मृदा में अचालक पोषक तत्वों की बात करी थी, वो कौन से थे? फॉस्फोरस और जिंक। इनके अलावा जितने भी पोषक तत्व आते हैं, सारे के सारे कम चालक या मृदा में मध्यम चालक पोषक तत्व होंगे। ध्यान रखना, कम चालक या मध्यम चालक पोषक तत्व होंगे। इनके अलावा फॉस्फोरस और जिंक। फॉस्फोरस और जिंक कौन से पोषक तत्व हो जाएंगे? मृदा में अचालक तत्व है। इनके साथ ही साथ अधिक चालक के बारे में बता दिया। इनके अलावा जितने भी पोषक तत्व बचते हैं सारे के सारे या तो कम चालक होंगे या मध्यम चालक। ठीक है, अब बात करते हैं पौधों में चालकता के आधार पर। तो फेरस में पौधों में चालकता के आधार पर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो पोषक तत्व अपन पढ़ रहे हैं वो पोषक तत्व है या फिर जो भी अपने पोषक तत्व एग्जाम में आया उसकी कमी के लक्षण। अगर पौधों में चालकता पूछी हो आपको तो सबसे पहले
जानकारी आपको पता होना चाहिए कि इसकी कमी के लक्षण पौधे के कौन से भाग पर प्रकट हो रहे हैं। तो फेरस की कमी के लक्षण अपन ने कहा पढ़े थे? पौधे की नई पत्तियों पर। फेरस की कमी के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर पड़े थे। नई पत्तियों पर पोषक तत्व की कमी क्या प्रदर्शित हो रही थी? फेरस की कमी के लक्षण क्या थे? अंतःशिरा हरिमाइनता। नई पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाइनता हो रही है, तो वो कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण? फेरस और मैंगनीज पोषक तत्व की कमी के कारण। ठीक है, तो पौधों में जिन पोषक तत्वों की कमी पौधे की नई पत्तियों पर प्रकट हो रही है, वो सारे के सारे कैसे तत्व हो जाएंगे? पौधों में चालकता की बात करें तो कमी के लक्षणों में अपन को ये ध्यान रखना है कि जिस पौधे की कमी के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर प्रकट होते हैं, वो पोषक तत्व कौन से हो जाएंगे? कम चालक। कम चालक, ध्यान रखना, कम चालक हो जाएंगे। अधिक चालक में जिन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों पर प्रकट होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अधिक चालक तत्व। इसके साथ ही साथ अपन ने कम चालक के बारे में पढ़ा था। जिन पोषक तत्वों की कमी पौधे की नई पत्तियों पर प्रकट होते हैं, वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? कम चालक। इसके साथ ही साथ कैल्शियम और बोरोन के बारे में चर्चा करी थी। इनकी कमी के लक्षण पौधे की सिर्फ कलिका पे प्रकट होते हैं, इस कारण ये पौधों में अचालक तत्व। ध्यान रखना, कैल्शियम और बोरोन पौधों में अचालक तत्व और पौधे में जो जिंक पोषक तत्व है उसकी कमी के लक्षण मध्यम भाग पर प्रकट हो रहे हैं, तो ये मध्यम चालक हो जाएगा। ध्यान रखना, और जिनकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पर प्रकट हो रही है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कम चालक। ठीक है, इतना अपन ने चालकता में पढ़ा था। तो अपने वर्गीकरण चार बेसिक पे अपन वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन ने कार्य के आधार पर वर्गीकरण करा था। कार्य के आधार पर वर्गीकरण करा था, तो उसमें एक ही चीज बोली कि मतलब जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका कार्य एक ही होगा। वो क्या होगा? एंजाइम उत्प्रेरण का कार्य। एंजाइम उत्प्रेरण का कार्य है, क्योंकि ये एंजाइमों की क्रियाशीलता को नियंत्रित करते हैं, इस कारण इनको सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपन क्या बोलते हैं? एंजाइम उत्प्रेरण इनका मुख्य कार्य है। ठीक है, अब फेरस की बात करें, इसमें एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो ये होगा कि सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था। एक मात्रा के आधार पर वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये सूक्ष्म पोषक तत्व है ना। सूक्ष्म पोषक तत्व मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण करा था अपन ने, उसमें पढ़ा था कि यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। अच्छा, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? जिनकी मात्रा 1 ppm से कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता हो, वो कौन से पोषक तत्व होंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व है। जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनमें 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता होगी, लेकिन फेरस, ध्यान रखना, फेरस की भी 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता होगी, लेकिन जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी अपेक्षा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपेक्षा, ध्यान रखना, ऐसे लिखो इसको, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपेक्षा फेरस की अधिक मात्रा में आवश्यकता। ध्यान रखना, अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता भी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता भी 1 ppm से कम होगी,
और जो फेरस आपके दे रखा उसकी कमी के उसकी मात्रा भी 1 ppm से कम होगी, लेकिन अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपेक्षा फेरस की अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी। ये चीज गोद लेना। सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा जरूरी पौधे के लिए फेरस का ध्यान रखना। यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात हो रही है, सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपेक्षा, मतलब आज जो पोषक तत्व आपके सूक्ष्म पोषक तत्व उनमें फेरस की अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी। अपन फेरस पहले पढ़ते हैं, तो फेरस में एक चीज देखते हैं कि फेरस की जो खोज है सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों में, फेरस की खोज सबसे पहले प्रकट हुई थी। फेरस की खोज सबसे पहले हुई थी, ध्यान रखना। खोज किसने करी थी? ग्रीस में। ग्रीस वैज्ञानिक 1843 में फेरस सूक्ष्म पोषक तत्व की खोज करी थी। फेरस एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिनको सबसे पहले, जिनकी कमी के लक्षण सबसे पहले भारतीय मृदाओं में देखी गई है। फेरस की खोज भी सबसे पहले हुई है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात हो रही है। सूक्ष्म पोषक तत्व में ग्रीस वैज्ञानिक ने 1843 में फेरस पोषक तत्व को सबसे पहले खोजा है। अब बात करें अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपेक्षा फेरस की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। खोजकर्ता कौन है? ग्रीस 1843। भारतीय मृदाओं में सबसे पहले फेरस पोषक तत्व की कमी देखी गई है, ध्यान रखना। भारतीय मृदाओं में सबसे पहले फेरस पोषक तत्व की कमी देखी गई है। अपन चर्चा कर रहे थे फेरस। फेरस का सामान्य इंट्रोडक्शन में प्राप्त रूप कौन सा? Fe+2 मतलब धनाइन। इसके अलावा जुड़ने के आधार पर असंयुक्त पोषक तत्व है। धातु के आधार पर धात्विक पोषक तत्व है। चालकता के आधार पर मृदा में चालकता की बात करें तो कम चालक या मध्यम चालक होगा, और पौधे में चालकता की बात करें तो कम चालक। जिनकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पर प्रकट होते हैं वो कम चालक तत्व है। कार्य के आधार पर बात करें तो ये हो जाएगा एंजाइम उत्प्रेरण, इनका मुख्य कार्य है जो सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों का काम होता है। ठीक है। अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपेक्षा फेरस की अधिक मात्रा में आवश्यकता। खोजकर्ता कौन है इसका? ग्रीस 1843 में सबसे पहले खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व, ध्यान रखना। ठीक है। अपन ने इतना पढ़ लिया था फेरस के बारे में। अब फेरस की अपन बात करें सूचक पौधा। फेरस का सूचक पौधा और एक अपन बात करें प्राप्य स्रोत। प्राप्य स्रोत फेरस का जो सूचक पौधा है वो अपन ने पढ़ा था ज्वार। ज्वार जो पौधा है उसमें फेरस की कमी सबसे पहले प्रदर्शित होगी। और प्राप्य स्रोत की बात करें मतलब मृदा में स्रोत क्या है? मृदा में स्रोत है मतलब मृदा से अगर ये पोषक तत्व प्राप्त हो रहा है जड़ों को, तो वो किस रूप में प्राप्त हो रहा है, मतलब किस खनिज से प्राप्त हो रहा है? वो कौन सा? पाइराइट। Fe+2 पाइराइट से ध्यान रखना। पाइराइट मृदा में फेरस प्राप्ति का स्रोत है। कौन सा? पाइराइट। ठीक है। सूचक पौधा ज्वार, मृदा में प्राप्त स्रोत की बात करें पाइराइट। ये अपने नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो पहले अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करें फेरस के कार्यों की। फेरस के कार्य, तो कार्यों में अपन बात करें तो फेरस के बारे में सबसे पहले जो अपनी ह्यूमन बॉडी में है वो क्या काम करता है? फेरस जो अपने मनुष्य शरीर में है, फेरस का क्या काम है? एक तो हीमोग्लोबिन में अपन रक्त में फेरस के बारे में पढ़ते हैं ना, रक्त में फेरस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पौधों में भी क्या करेगा? ये लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में सहायक। ध्यान
रखना, अपन जैसे मनुष्य शरीर में बात करें तो हीमोग्लोबिन को एक वर्णक माना जाता है। हीमोग्लोबिन एक क्या श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन एक क्या श्वसन वर्णक है और इसमें भी कौन सा तत्व होता है, फेरस तत्व। अगर किसी भी जैसे इंसान है उसकी बॉडी में अगर रक्त की कमी हो रही है तो उसमें अपन क्या करेंगे, फेरस की पूर्ति करेंगे। उसी प्रकार पौधों में भी लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में कौन सा सहायक है, फेरस पोषक तत्व। ठीक है। और जब श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन की बात आती है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है, मैंने अभी बोला है। वैसे ही ये पादप शरीर में भी श्वसन क्रिया में सहायक है, ध्यान रखना। श्वसन क्रिया में सहायक है कौन सा तत्व, फेरस। श्वसन क्रिया में सहायक है कौन सा तत्व, फेरस। ठीक है, अभी मैंने बताया था हीमोग्लोबिन कौन सा श्वसन वर्णक है, कौन सा, हीमोग्लोबिन, जिसके निर्माण में फेरस सहायक है। तो श्वसन क्रिया में भी कौन सहायक होगा, फेरस। यहाँ पे बात समझिए ओनली पौधों की। ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन श्वसन क्रिया में सहायक, फेरोडोक्सिन प्रोटीन निर्माण में सहायक, फेरोडोक्सिन प्रोटीन निर्माण में सहायक। लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में, श्वसन क्रिया में, फेरोडोक्सिन प्रोटीन निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है, फेरस। ध्यान रखना, फेरस का मुख्य कार्य यही है। इसके बाद अपन चर्चा करें कमी के लक्षण। फेरोडोक्सिन प्रोटीन निर्माण में सहायक है, तो कमी के लक्षण की अपन बात करें तो फेरस को अपन कहाँ पढ़ते हैं, नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाहीनता के लिए उत्तरदायी कौन सा तत्व होगा, एक तो फेरस और एक मैंगनीज। ध्यान रखना। तो क्या होगा, नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाहीनता, नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाहीनता इंटरवेनल क्लोरोसिस के लिए, नई पत्तियों में अगर इंटरवेनल क्लोरोसिस हो रहा है तो वो फेरस पोषक तत्व की कमी से होगा। और साथ ही साथ एक तत्व और पढ़ते हैं मैंगनीज, उसकी कमी के कारण भी अंतःशिरा हरिमाहीनता देखने को मिलती है। एक अपन ये पढ़ चुके हैं, एक जब पत्तियां सफेद होने की बात आ रही थी, जब मैंने आपको जिंक के बारे में बताया था कि मोस्टली जिंक की कमी के कारण पत्तियां सफेद हो जाती है। लेकिन इसी में एक चीज चर्चा करी थी कि पीली पत्तियां सफेद होना, पीली पत्तियां सफेद होना, ये भी किसकी कमी का लक्षण है, फेरस की कमी का लक्षण है पीली पत्तियां सफेद होना। ये चीज मैंने उसी टाइम बताई थी आपको कि जिंक की कमी के कारण मोस्टली जो पत्तियां होगी वो डायरेक्ट सफेद होगी, लेकिन जो फेरस की कमी होगी पौधे में तो पीली पत्तियां सफेद होगी। पहले पत्तियां पीली पड़ेगी, उसके बाद पत्तियां सफेद होगी, ध्यान रखना। तो कमी के लक्षणों में इतना काफी है। अपन जो इम्पोर्टेंट इसके कार्य है उसके बारे में पढ़ लिया। लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में सहायक, श्वसन क्रिया में सहायक, इसके साथ ही साथ एक कार्य और लिख लो इसमें, वो ये होगा ऑक्सीकरण और अपचयन में सहायक, ऑक्सीकरण व अपचयन क्रिया में सहायक। पौधों में अगर ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया हो रही है तो उसमें कौन सा तत्व सहायक होगा, अपने फेरस। ठीक है, ये चार कार्य हो गए। कौन सा, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में सहायक, श्वसन क्रिया में सहायक, फेरोडोक्सिन प्रोटीन निर्माण में सहायक। कमी के लक्षणों में बात करें तो नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाहीनता का होना किसकी कमी को दर्शाता है, फेरस की कमी को। इसके साथ ही साथ पीली पत्तियां सफेद होना, यह भी फेरस की कमी का लक्षण है। ठीक है,
अब अपन बात करें कमी से होने वाले रोग। कमी से रोग, अच्छा फेरस की कमी के कारण कौन सा रोग हो रहा है? जो अपने धान होगा, धान में सफेद अंडाशय रोग, धान में सफेद अंडाशय रोग, धान में सफेद अंडाशय रोग बोले तो लाउस इंड्यूस रोग, जो धान में सफेद अंडाशय रोग लाउस इंड्यूस रोग हो रहा है वो किसकी कमी से हो रहा है? फेरस की कमी के कारण। ध्यान रखना, कमी से रोगों में केवल यही पड़ते हैं, धान में सफेद अंडाशय रोग और अधिकता से रोग। अधिकता से रोगों की बात आए, अधिकता से पौधों में कौन सा रोग होगा? धान में, ध्यान रखना, धान में ब्रोंजिंग रोग, धान में ब्रोंजिंग रोग हो रहा है वो फेरस की अधिकता के कारण हो रहा। आप पढ़ते हो अमरूद में ब्रोंजिंग रोग, अमरूद में ब्रोंजिंग रोग। जो धान में ब्रोंजिंग रोग हो रहा है वो किसकी अधिकता के कारण हो रहा है? फेरस की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो रहा है? धान में ब्रोंजिंग रोग। ध्यान रखना, अमरूद में ब्रोंजिंग रोग पढ़ते हैं अपन। अब बोल रहे हो कि ठीक है मैम, आप बता रहे हो कि धान में जो ब्रोंजिंग रोग हो रहा है वो फेरस की अधिकता से, लेकिन हमने तो केवल अमरूद में पढ़ा है, तो अमरूद में इसका अलग पोषक तत्व की कमी को दर्शा रहा है। ध्यान रखना, अमरूद में अगर ब्रोंजिंग रोग हो रहा है तो वो जिंक की कमी को दर्शा रहा है। आप यूं मत करना जैसे मतलब कोई भी पौधे में आपको ब्रोंजिंग रोग दिखता है, जैसे अमरूद अपने पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है धान और अमरूद, तो इसमें ब्रोंजिंग रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे अमरूद में आज तक अपन क्या पढ़ते हैं कि अमरूद में ब्रोंजिंग रोग जिंक की कमी से हो रहा है, तो यहाँ पे धान में अगर ब्रोंजिंग रोग हुआ तो आधे लोग क्या करेंगे, जिंक की कमी की लक्षण है, बस जिंक। एक ही चीज ध्यान रखेंगे, मतलब ब्रोंजिंग रोग हो रहा है, ब्रोंजिंग रोग की कमी के लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें किसकी कमी हो जाएगी? जिंक की कमी। ऐसा नहीं होता, पौधे के अकॉर्डिंग इन चीजों पोषक तत्व के दर्शाने या पोषक तत्व की कमी को प्रदर्शित करने का तरीका वो भी बदलता है। फिर से धान में अगर ब्रोंजिंग रोग हो रहा है तो वो अधिकता से, फेरस की अधिकता से, और अमरूद में जो ब्रोंजिंग रोग हो रहा है, अमरूद में ब्रोंजिंग रोग वो जिंक की कमी से हो रहा है। ध्यान रखना, कमी और अधिकता का भी ध्यान रखना। ब्रोंजिंग रोग जिंक की से कमी से हो रहा है किसमें? अमरूद में। और धान में ब्रोंजिंग रोग की बात आ जाए तो फेरस की अधिकता से हो रहा है। ठीक है, कमी से होने वाले रोगों की में बात करें, धान में सफेद अंडाशय रोग फेरस की कमी के कारण। अधिकता से रोगों की बात आए तो धान में ब्रोंजिंग रोग, और अमरूद में ब्रोंजिंग रोग की बात आए तो जिंक की कमी के कारण। इसी के साथ अपने फेरस पोषक तत्व कंप्लीट होता है। आगे अपन चर्चा करते हैं मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज, ठीक है, अपने सूक्ष्म पोषक तत्व, तीसरा सूक्ष्म पोषक तत्व चल रहा है। इससे पहले अपन ने बोरोन के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में फेरस के बारे में पढ़ लिया। अब अपन चर्चा करते हैं मैंगनीज के बारे में। तो मैंगनीज का सामान्य परिचय देखते हैं एक बार। तो सामान्य परिचय में सबसे पहले पढ़ने वाली चीज है प्राप्य रूप। प्राप्य रूप कौन सा होगा मैंगनीज का? Mn+2। ये भी क्या है? धनायन। ठीक है, Mn+2 ये भी क्या हो जाएगा? धनायन। आयन के आधार पर धनायन हो गया, जुड़ने के आधार पर असंयुक्त। असंयुक्त क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके साथ ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो असंयुक्त पोषक तत्व है। अच्छा, इसी के साथ अपन चर्चा कर रहे थे कि मैंगनीज धातु के आधार पर
NPSClMOD, इनमें नहीं आ रहा, मतलब ये भी कौन सा तत्व हो जाएगा? धात्विक। धात्विक, ठीक है। धातु के आधार पर हो गया, जुड़ने के आधार पर, आयन के आधार पर। इसके साथ ही साथ अपन बात करें चालकता के आधार पर। ये अपने पहले पढ़े हुए टॉपिक है, बार बार डिस्कस करने का मतलब यही है कि अपनी चीजें रिवाइज होती जाए, ठीक है। तो मर्दा में और पौधों में, अच्छा मर्दा में चालकता की बात करें तो अधिक चालक, अधिक चालक, हर बार जब पोषक तत्व के बारे में, चालकता के बारे में बता रही हूँ तो अधिक चालक, अचालक और जो मध्यम चालक पोषक तत्व है उनके बारे में बार बार बता रही हूँ। अधिक चालक पोषक तत्व कौन से? नाइट्रेट, सल्फेट, बोरोन, क्लोरीन और मैंगनीज, ये पोषक तत्व अधिक चालक होंगे, ध्यान रखना। और पौधों में चालकता की बात करें, पौधों में चालकता की बात करें तो सबसे पहले जाना पड़ेगा कि कमी के लक्षण कहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं। तो मैंगनीज की कमी के लक्षण, पौधे की नई पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाहीनता का होना, मैंगनीज पोषक तत्व की कमी को दर्शा रहा है। तो पौधों में इनकी चालकता की बात करें तो जिन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर प्रदर्शित हो रहे हैं वो पोषक तत्व कौन से हो जाएंगे? पौधों में कौन से चालक तत्व हो जाएंगे? कम चालक तत्व है। और अधिक चालक कौन से हो जाएंगे? जिनकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर, मध्यम, जिनकी मध्यम पत्तियों पर, और जो अचालक तत्व होंगे वो सिर्फ कलिका पे प्रदर्शित करेंगे अपनी कमी के लक्षण, ठीक है। चालकता की अपन बात हो गई मृदा और पौधों के आधार पर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कार्य के आधार पर। अच्छा, कार्य भी अपन बार बार पढ़ रहे हैं कि एंजाइम उत्प्रेरण का कार्य है इनका, बस एंजाइम उत्प्रेरण का कार्य, सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक ही कार्य है एंजाइम उत्प्रेरण, कार्य के आधार पर हो गया। अब इसके अलावा अपन ने कौन सा वर्गीकरण पढ़ा था? मात्रा के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था। तो मात्रा के आधार पर तो वही है, सूक्ष्म पोषक तत्व है मैंगनीज, और मैंगनीज सूक्ष्म पोषक तत्व। अभी अपन तीसरा सूक्ष्म पोषक तत्व ही पढ़ रहे हैं तो बार बार इनको लिखने की जरूरत है नहीं। मात्रा के आधार पर अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था, आयन, जुड़ने, धातु के आधार पर, चालकता के आधार पर, कार्य के आधार पर, एक कमी के लक्षण के आधार पर पढ़ा था, उसको भी लिख लेंगे आगे। और इसको सूक्ष्म पोषक तत्व मात्रा के आधार पर हो गया, ठीक है। अब मैंगनीज पोषक तत्व का सूचक पौधे की बात करें, मैंने बताया था मैंगनीज और जो मोलिब्डेनम है उनकी कमी का लक्षण एक ही पौधा प्रदर्शित करता है, वो कौन सा है? जई। जई जिसको क्या बोलते हैं? अदलहनी सारे वाली फसल बोलते हैं। अदलहनी चारे वाली फसल, जई अदलहनी चारे वाली फसल क्यों है? क्योंकि जई का कुल कौन सा? ग्रेमिनी। इसके अलावा जितनी भी अपनी सारे वाली फसलें आती हैं जैसे रिजका और बरसीम, तो वो कौन से कुल से? फोरेसी कुल, सॉरी इससे फेबेसी कुल से। तो फेबेसी कुल वाली सारी की सारी कौन सी हो जाएगी? दलहनी फसलें हो जाएगी। लेकिन जो जई है वो ग्रेमिनी कुल में आ रही है, ध्यान रखना, ग्रेमिनी कुल में आ रही है। तो अदलहनी सारे वाली फसल है ये। जई को आगे भी बहुत जगह पढ़ेंगे अपन। अभी सूचक पौधे के रूप में देख लो इसको कि सूचक पौधा किसका? मैंगनीज और मोलिब्डेनम के सूचक पौधे की बात आए तो जई हो जाएगा। साथ ही साथ मैंगनीज, ठीक है। इतना हो गया अपने प्राप्य रूप की बात हो गई। धनायन, असंयुक्त, धात्विक, चालकता के आधार पर मृदा में अधिक चालक और पौधों में कम चालक। कार्य के आधार पर बात करें एंजाइमिक उत्प्रेरण का कार्य है इनका। और चालकता, सॉरी सूचक पौधा कौन सा हो जाएगा? जई अदलहनी चारे वाली फसल है जो। ये अपने सामान्य परिचय हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कार्य के बारे में।
मैंगनीज के कार्यों की चर्चा करें तो मैंगनीज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है वो ये है, क्रेब्स सक्रिय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ध्यान रखना, क्रेब्स सक्रिय क्रियाओं के लिए। क्रेब्स सक्रिय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। अच्छा, ये क्रेब्स सक्रिय कब करते हैं अपन? जब अपन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं तो उसमें अपने आता है क्रेब्स सक्रिय। तो इस क्रिया के लिए कौन सा पोषक तत्व सहायक है? मैंगनीज पोषक तत्व है। इसके साथ ही साथ बात करें नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज मतलब नाइट्रेट समांगीकरण। नाइट्रेट रिडक्टेज क्या होगा कि नाइट्रेट का नष्ट होना, नाइट्रेट का नष्ट होना उस अभिक्रिया में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? मैंगनीज नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक। रिडक्टेज बोले तो अपघटन, अपघटन बोले तो नाइट्रेट का नष्ट होना। ठीक है, तो क्रेब्स सक्रिय क्रियाओं के लिए नाइट्रेट रिडक्टेज में, इसके साथ ही साथ एक लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में, लेग हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, एक तो जो अपने फेरस पोषक तत्व अभी भी पढ़ा था वो भी लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में सहायक, और जो अपने मैंगनीज है वो भी लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में सहायक है। ध्यान रखना। अब बात करें जो मैंगनीज का और इम्पोर्टेंट वर्क है वो ये रहेगा कि ये क्या करेगा? हिल अभिक्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण में पढ़ते हैं अपन, प्रकाश संश्लेषण की हिल अभिक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण की हिल अभिक्रिया में, अभिक्रिया में सह अपघटन के लिए आवश्यक है। सह अपघटन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होंगे? प्रकाश संश्लेषण की हिल अभिक्रिया में सह अपघटन के लिए आवश्यक है। तो सह अपघटन के लिए एक तो मैंगनीज होगा और एक यहाँ पे होगा आपके क्लोरीन। क्लोरीन और मैंगनीज किस अभिक्रिया में भाग लेंगे? प्रकाश संश्लेषण की हिल अभिक्रिया में। इसके साथ ही साथ एक काम और होगा इसका, वो ये होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट निर्माण में सहायक। क्लोरोप्लास्ट निर्माण में सहायक। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? हरित लवक। अच्छा, एक दिन मैंने बाई मिस्टेक आपको जो क्लोरोफिल है, एक दिन गलती से मैंने एक क्लास में क्लोरोफिल, जब मैं मैग्नीशियम बता रही थी उस टाइम मैंने क्लोरोफिल का आपको बता दिया था हरित लवक। उसके लिए रियली वेरी सॉरी, बट जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसका मतलब होता है हरित लवक, और जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल वो अलग चीज है। ध्यान रखना, क्लोरोफिल क्या होगा? ये तो एक हरित वर्णक है। जो क्लोरोफिल है वो तो हरित वर्णक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट है वो एक कोशिका का अंग है। ध्यान रखना, कोशिका का अंग है। तो अपने दो अलग अलग सवाल पूछते हैं कि एक तो क्लोरोप्लास्ट निर्माण में सहायक, तो अपन को क्या बताना है? मैंगनीज। एक अपन से पूछ ले क्लोरोफिल निर्माण में सहायक, तो उसमें अपन को क्या बताना है? मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा जरूरी मैग्नीशियम, और सेकंड नंबर पर नाइट्रोजन जो पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का ध्यान रखना, ये दो चीजें क्लोरोप्लास्ट निर्माण में सहायक तो मैग्नीज, और क्लोरोफिल जो हरित वर्णक है उसके निर्माण में सहायक तत्व बोले तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। ठीक है, कार्यों की अपन चर्चा कर रहे थे, तो कार्य क्रेब्स सक्रिय क्रियाओं के लिए जो प्रकाश संश्लेषण में एक क्रेब्स सक्रिय होता है, इसके निर्माण में सहायक तत्व कौन सा होगा? आपके मैंगनीज। ठीक है, इसके बाद दूसरा कार्य नाइट्रेट रिडक्टेज या नाइट्रेट समांगीकरण।
मतलब नाइट्रेट का नष्ट होना, इस क्रिया में सहायक तत्व भी मैंगनीज। लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में सहायक, तो मैंगनीज प्रकाश संश्लेषण की हिल अभिक्रिया में सह अपघटन के लिए उत्तरदायी कौन कौन से तत्व है? एक तो मैंगनीज होगा और साथ ही साथ क्लोरीन भी। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट निर्माण में सहायक, तो प्लास्ट बात आ जाए तो ये किसका होगा? मैंगनीज का। और क्लोरोफिल की बात आ जाए तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, ये अपने हो गए मैंगनीज के कार्य। मैंगनीज के कार्यों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब मैंगनीज की जो कमी के लक्षण है, कमी के लक्षण, तो मैंगनीज की कमी के लक्षण अभी अभी मैं बता रही हूँ कि मैंगनीज और फेरस की कमी के लक्षण, नई पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाइंता, किस किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? नई पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाइंता, मैंगनीज और कौन सा पोषक तत्व? फेरस। फेरस और मैंगनीज की कमी के कारण अंतःशिरा हरिमाइंता कौन सी पत्तियों पर? नई पत्तियों पर। और पुरानी पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाइंता की बात आए तो वो कौन सा तत्व होगा? आपके मैग्नीशियम। ठीक है, मैंगनीज की कमी के कारण नई पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाइंता। तो मैंने जब ये चीजें अंतःशिरा हरिमाइंता की बात की थी तब मैंने मैग्नीशियम, मैंगनीज और फेरस को एक जगह लिख के बोला था, अगर तीनों ऑप्शन में आ जाए और अंतःशिरा हरिमाइंता का कारण पूछे, तीनों ऑप्शन में आ जाए और एक आपके ऑप्शन मान लो डी दे रखा है नाइट्रोजन, पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाइंता यू क्वेश्चन आ जाए और तीनों ऑप्शन में दे रखा हो, सात ऑप्शन आ जाए नाइट्रोजन या कोई अदर पोषक तत्व, तो ध्यान रखना तीनों के कारण ही अंतःशिरा हरिमाइंता हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, अपन को मैंगनीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ध्यान रखना मैंगनीज के कारण अधिकतम पत्तियां, मैंगनीज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपने है कमी का लक्षण, उसमें यही होगा कि अंतःशिरा हरिमाइंता। तो तीनों ऑप्शन में आ जाए तो मैंगनीज को राइट मानना है। ठीक है, जैसे ऐसा होता बहुत रेयर चांस में है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि मैंगनीज की कमी के कारण अधिकतम पत्तियां क्या हो जाती है? अंतःशिरा हरिमाइंता हो जाती है। ठीक है, नई पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाइंता की बात आ गई। मैंगनीज में कमी के लक्षण में इतना ही लिखते हैं। और कमी से रोग कौन कौन से हो रहे हैं? मैंगनीज की कमी के कारण सबसे पहले होने वाला रोग है सेब में लिटिल लीफ। सेब में लिटिल लीफ कौन से पोषक तत्व की कमी से? मैंगनीज पोषक तत्व की कमी से। दूसरा, गन्ने में फाला झुलसा, फाला या पहाला आ जाए, फाला झुलसा या सुजाता, ऐसे भी आ सकता है फाला झुलसा रोग या फाला सुजाता रोग या पहाला झुलसा पहाला सुजाता रोग। तो वो कौन सी किस फसल में हो रहा है? गन्ने की फसल में हो रहा है मैंगनीज की कमी के कारण। ध्यान रखना। तीसरा अपने मैंने बोला था इसका सूचक पौधा है जई, तो जई और जौ में ग्रे स्पेक रोग, जई व जौ में ग्रे स्पेक रोग कौन से पोषक तत्व की कमी से? मैंगनीज। इसके साथ ही साथ तीसरा अपने है मटर में मार्क स्पॉट रोग, मटर में मार्क स्पॉट रोग कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शा रहा है? मैंगनीज की कमी को। सेब में लिटिल लीफ की बात करें, गन्ने में पहाला झुलसा या फाला झुलसा, पहाला सुजाता या फाला सुजाता रोग की बात है तो वो भी कौन से? मैंगनीज पोषक तत्व की कमी से। जई व जौ में ग्रे स्पेक रोग और मटर में मार्क स्पॉट रोग है। ठीक है,
ये जो कमी से होने वाले रोग है वो यही है अपने। इसके बाद अपन बात करें जैसे सेब में लिटिल लीफ की बात आ गई, तो लिटिल लीफ एक तो अपन यहाँ पढ़ते हैं कि सेब में लिटिल लीफ हो रहा है तो वो मैग्नीज की कमी से हो रहा है। जैसे अपन ने पिछली बार पढ़ा था कि धान में अगर ब्रोजिंग रोग हो रहा है तो वो फेरस की अधिकता से हो रहा है, और अमरूद में अगर ब्रोजिंग रोग हो रहा है तो वो जिंक की कमी से हो रहा है। उसी प्रकार सेब में अगर लिटिल लीफ हो रहा है तो वो मैग्नीज की कमी को दर्शा रहा है। इसके अलावा अन्य की बात करें अपन, नोट लगा के यहाँ पे एक चीज लिख लेना, वो ये रहेगी आपके, एक तो बैंगन में लिटिल लीफ होता है, बैंगन में लिटिल लीफ, तो बैंगन में लिटिल लीफ का कारण क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैंगन में लिटिल लीफ का कारण है, ध्यान रखना। माइकोप्लाज्मा जनित रोग है। बैंगन में अगर पत्तियां छोटी हो रही है तो उसका कारण क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। और इसका वाहक का काम कौन कर रहा है? माइकोप्लाज्मा के वाहक का कार्य कौन कर रहा है? लीफ होकर। ये भी आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि जो अक्सर वायरस जनित रोग होते हैं और माइकोप्लाज्मा या वायरॉइड जनित रोग होते हैं, उनमें आपसे एक ही चीज पूछते हैं कि इनका वाहक क्या होता है। तो बैंगन में जो लिटिल लीफ है वो माइकोप्लाज्मा के कारण हो रहा है और उसका वाहक कौन है? लीफ होकर। अच्छा, अन्य अपन बात करें, बैंगन में लिटिल लीफ आ गया, सेब में लिटिल लीफ आ गया। अगर अदर पत्तियों में लिटिल लीफ हो रहा है, अदर फसलों में लिटिल लीफ हो रहा है, तो उसका कारण क्या होगा? अगर में लिटिल लीफ हो रहा है तो उसकी कमी क्या, उसकी कमी किसकी कमी को, लक्षणों को प्रदर्शित करेगा? जिंक की कमी को। अगर अदर फसलों में लिटिल लीफ हो रहा है, कोई सी भी फसल हो उसमें लिटिल लीफ हो रहा है, तो उसकी कमी का लक्षण क्या होगा? कि जिंक की कमी को लक्षण, जिंक की कमी के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, कमी के लक्षणों में बात करें मैंगनीज के, तो मैंगनीज की कमी के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमा इंटा का होना। कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो सेब में लिटिल लीफ किसकी कमी से? मैंगनीज की कमी से। दूसरा अपन बात करें, गन्ने में फहाला झुलसा सुजाता रोग किसकी कमी से? मैंगनीज। दही में जो में ग्रे स्पेक रोग मैंगनीज की कमी के कारण। मटर में मार्स स्पॉट रोग मैंगनीज की कमी के कारण। और नोट लगा के एक चीज और लिखनी है, बैंगन में लिटिल लीफ माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा का जो वाहक है वो लीफ होकर होगा। उसके बाद लिटिल लीफ, अदर फसलों में अगर लिटिल लीफ आ जाए तो वो जिंक की कमी से। सेब में लिटिल लीफ आए मैंगनीज, बैंगन में लिटिल लीफ आए माइकोप्लाज्मा, और अदर फसलों में आए तो वो कौन सा होगा? जिंक की कमी को दर्शा रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आपके मैंगनीज की अधिकता से होने वाला रोग है। अधिकता से रोग वो कौन सा होगा? कपास में क्रिंकल लीफ, कपास में क्रिंकल लीफ रोग। कपास में क्रिंकल लीफ रोग हो रहा है, वो किसकी अधिकता से हो रहा है? मैंगनीज की अधिकता के कारण कपास में क्रिंकल लीफ रोग हो जाएगा, मतलब जो पत्तियां होगी वो मुड़ जाएगी। तो ये किस पोषक तत्व की अधिकता से हो रहा है? मैंगनीज पोषक तत्व की अधिकता से। ठीक है, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं, एक इसमें कमी के जो रोग लिखे हैं उसमें लिखो, कमी से रोग लिखे हैं उसमें एक रोग और छूट रहा है अपने, वो है चुकंदर में स्पेक्ड पीलापन। चुकंदर में स्पेक्ड पीलापन, स्पेक्ड पीलापन, चुकंदर में स्पेक्ड पीलापन, ये किसकी कमी से हो रहा है? मैंगनीज की कमी से। इसके अलावा 4 रोग पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो चुकंदर में स्पेक्ड पीलापन हो रहा है वो मैंगनीज की कमी से। इससे पहले अपन ने बोरोन पोषक तत्व में पढ़ा था कि चुकंदर में अंतःविगलन रोग,
चुकंदर में अंतर्विगलन रोग। तो चुकंदर में अंतर्विगलन रोग की बात करें तो कौन सा पोषक तत्व की कमी से? बोरोन की कमी से। और चुकंदर में स्पेक्ड पीलापन की बात करें तो मैंगनीज की कमी से। ठीक है, तो अधिकता से होने वाले रोग, मैंगनीज की अधिकता से होने वाले रोगों में कपास में ट्रिंकल लिप रोग, कमी से होने वाले रोगों में एक रोग अपनी छूट गया था, वो ये है चुकंदर में स्पेक्ड पीलापन। अच्छा, चुकंदर में अंतर्विगलन रोग हो रहा है, वो किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। इसके साथ ही साथ अपने जो तीसरा सूक्ष्म पोषक तत्व है मैंगनीज, वो भी कंप्लीट होता है। अपन चौथा पोषक तत्व की बात करें तो वो अपने होगा कॉपर। कॉपर कॉपर में अपन सामान्य परिचय की बात करें तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपने पास आएगा प्राप्ति रूप। तो प्राप्ति रूप Cu+2, कॉपर Cu+2 डाइनाइन के रूप में जुड़ने के आधार पर असंयुक्त, और इसके बाद धातु के आधार पर, तो कॉपर को NPSCl आमोदी में नहीं आ रहा, तो मतलब ये कौन सा तत्व हो जाएगा? धात्विक। Cl आमोदी अधात्विक का ध्यान रखना, उल्टा नहीं याद कर लेना। अधात्विक तत्व है Cl आमोदी और NPS, ये अधात्विक पोषक तत्व है। इसके अलावा जितने भी तत्व बच रहे सारे के सारे धात्विक हो जाएंगे। तो प्राप्य रूप की बात कर ली, आयन के आधार पर हो गया, जुड़ने के आधार पर, धातु के आधार पर। अब बात करें अपन चालकता के आधार पर। चालकता दो तरह से पढ़ी थी, मृदा में चालकता और पौधों में चालकता। मृदा में चालकता की बात करें तो मृदा में कॉपर कैसा पोषक तत्व है? कम चालक, कम चालक या मध्यम चालक। फॉस्फोरस और जिंक मृदा में अचालक तत्व, फॉस्फोरस और जिंक। इसके अलावा नाइट्रेट, सल्फेट, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज, ये पोषक तत्व मृदा में अधिक चालक तत्व है। इसके अलावा जितने भी तत्व बच रहे हैं आपके सारे के सारे कम या मध्यम चालक में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करें अपन पौधों की, तो कॉपर पौधों में कौन सा पोषक तत्व है? मैंने पौधों में एक ही चीज ध्यान रखने को कहा है कि कमी के लक्षण ध्यान रखना। अगर पौधों में चालकता की बात आते ही सबसे पहले आपको पता लगाना है कि ये पोषक तत्व कौन सा, मृदा के कौन से भाग पर अपनी कमी के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इतना पता होना चाहिए कि कॉपर कौन सा, मतलब पौधे के कौन से भाग पर अपनी कमी के लक्षण दिखाता है, तो वो कौन सा भाग है? नई पत्तियों पर। तो नई पत्तियों पर जिनकी कमी के लक्षण प्रकट होते हैं वो सारे के सारे पोषक तत्व कैसे हो जाएंगे? पौधों में कम चालक तत्व है, कम चालक तत्व जिनकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पर प्रकट होते हैं वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? कम चालक तत्व है। ठीक है, पौधों में चालकता की बात हो गई, मृदा में चालकता की बात हो गई। कार्य वही कॉमन रहेगा सबके, एंजाइमिक उत्प्रेरण का कार्य, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सभी पोषक तत्व जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका एक ही कार्य के आधार पर जब विभाजन किया था तब मैंने एक ही बात बताई थी, एंजाइमिक उत्प्रेरण इनका मुख्य कार्य रहेगा। ठीक है, चालकता हो गई प्राप्य रूप, जुड़ने के आधार पर, धातु के आधार पर और आयन के आधार पर। अब बात करें सूचक पौधा, तो सूचक पौधा कौन सा हो जाएगा? नींबू वर्गीय। नींबू वर्गीय कॉपर की कमी का सूचक पौधा, ध्यान रखना। इसके अलावा गेहूं भी कौन सा पोषक तत्व की कमी को दर्शा रहा? कॉपर पोषक तत्व की कमी को। ठीक है, सूचक पौधे की अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं मृदा में स्रोत है। तो कॉपर पोषक
तत्व में जब मृदा के स्रोत की बात आ रही थी तब अपन ने पढ़ा था चालकोपाइराइट। चालकोपाइराइट जो खनिजों का समूह है उससे पौधा क्या लेगा, मतलब चालकोपाइराइट खनिजों के अयस्क से क्या प्राप्त होता है, कॉपर। इतना ध्यान रखना है। तो चालकोपाइराइट मृदा में, अगर मृदा से पौधा आयन के रूप में प्राप्त कर रहा है इन पोषक तत्वों को, तो वो किसके कारण, चालकोपाइराइट के कारण। ये मृदा में स्रोत पढ़ा था, सूचक पौधा पढ़ लिया, चालकता पढ़ ली, प्राप्त रूप पढ़ लिया, आयन के आधार पर देख लिया, जुड़ने के आधार पर। चौथा सूक्ष्म पोषक तत्व, ध्यान रखना है। इससे पहले 3 अपन पढ़ चुके हैं। अगर इनमें आपके कोई भी दिक्कत रहती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो जो भी आपकी प्रॉब्लम है। इसी के साथ जो पहली क्लास हुई थी उसमें एक कमेंट आया था कि मैम क्रॉप की क्लासें डालो, तो क्रॉप बेटा इतना जल्दी क्रॉप नहीं करवा पाएंगे अपन, क्योंकि क्रॉप से पहले अपने जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन अपन एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सब्र रखो आप, और इसके बाद अपन जैसे पूरा बेसिक क्लियर करेंगे उसके बाद ही क्रॉप प्रोडक्शन होगा। अपने पूरे टॉपिक सीक्वेंस वाइज चलने जरूरी है। कॉपर में अपन सामान्य परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कार्य के बारे में। तो कॉपर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है वो ये है कि विटामिन ए के निर्माण में सहायक है। ये विटामिन ए के निर्माण में सहायक, ठीक है। अब दूसरा अपन बात करें कि प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन या प्लास्टोविनिन के निर्माण में सहायक, प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्विनिन के निर्माण में सहायक। ये भी पौधे में एक प्रकार के वर्णक होते हैं जिनके निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक है, कॉपर। अब अपन बात करें कि विटामिन ए के निर्माण में सहायक प्लास्टोक्विनिन और प्लास्टोसाइनिन के निर्माण में सहायक। दूसरा अपन बात करें वो ये रहेगा विटामिन ए का हो गया। इसके साथ ही साथ अम्लों के निर्माण में सहायक है, ध्यान रखना, अम्लों के निर्माण में सहायक, अम्लों के निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा होगा, कॉपर। ठीक है, ये इनके कार्य हो गए विटामिन ए। ध्यान रखना है यहाँ पे जो भी कार्य आपको बताए जा रहे हैं उनमें से एक भी कार्य छोड़ना नहीं है, सारों को लिखना है। यहाँ पे फालतू एक भी कार्य नहीं है, सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट है जिनमें से अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल वही करवा रही हूँ मैं। तो विटामिन ए के निर्माण में सहायक कॉपर होगा, प्लास्टोक्विनिन प्लास्टोसाइनिन के निर्माण में सहायक होगा कॉपर, अम्लों के निर्माण में सहायक होगा कॉपर। ठीक है, कमी के लक्षणों की बात करें कमी के लक्षण, तो मैंने बोला था कि कॉपर है, उसकी कमी के लक्षण पौधे की नई पत्तियों का पीला होना, नई पत्तियों में क्लोरोसिस, नई पत्तियों में क्लोरोसिस, पौधे की नई पत्तियों में क्लोरोसिस या हरिमाइनता का होना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शा रहा है, सब कुछ क्लोरीन, सब कुछ क्लोरीन, सल्फर, कॉपर और क्लोरीन, ये 3 ऐसे पोषक तत्व है जिनकी कमी के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर क्लोरोसिस के रूप में दिखते हैं। तो नई पत्तियों में क्लोरोसिस का होना कॉपर पोषक तत्व की कमी को दर्शा रहा है। ठीक है, एक मैंने जब आपको सफेद पत्तियों में करवाया था तब सफेद पत्तियों में एक तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो ये है कि जिंक के कारण पत्तियां सफेद हो रही है, इसके अलावा फेरस के कारण पत्तियां सफेद हो रही है, और इसके साथ ही साथ कॉपर की कमी के कारण, कॉपर की कमी से पीली पत्तियां सफेद होना, पीली पत्तियां सफेद होना। मैंने अभी जब फेरस बताया था आपको तब यही सेम यही बताया था
कि फेरस की कमी के कारण भी पीली पत्तियां सफेद हो रही है और कॉपर की कमी के कारण भी पीली पत्तियां सफेद हो रही है, ध्यान रखना। इसके साथ ही साथ कौन सा पोषक तत्व हो जाएगा ये? फेरस पोषक तत्व की कमी के कारण भी पौधे की पीली पत्तियां सफेद हो रही है। इसके साथ जो जिंक पोषक तत्व, उसके कारण क्या होगा? पौधे की जो पत्तियां होगी वो हरे से सीधे सफेद हो जाएगी। इसी कारण क्या बोलते हैं कि अगर सफेद पत्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आपको तो जिंक, फेरस और कॉपर तीनों ऑप्शन में आए तो आपको जिंक फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ध्यान रखना। तो कॉपर में अपन कार्य के बारे में चर्चा करें तो विटामिन ए के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? कॉपर। प्लास्टोक्विनिन और प्लास्टोसाइनिन के निर्माण में सहायक कौन सा पोषक तत्व होगा? कॉपर। अम्लों के निर्माण में सहायक कॉपर। कमी के लक्षणों में बात आए अपने तो नई पत्तियों में क्लोरोसिस का होना कॉपर की कमी का लक्षण है। इसके बाद कॉपर की कमी से क्या होगा? पीली पत्तियां सफेद होना। इसके साथ ही साथ फेरस की कमी का भी सेम लक्षण है, पीली पत्तियां सफेद होना। कार्य के बारे में सामान्य परिचय पढ़ लिया, कार्य पढ़ लिए, कमी के लक्षण पढ़ लिए। अब बात करते हैं कमी से होने वाले रोग। कमी से रोग की बात करें तो कॉपर की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? गेहूं में स्टेम मेलोसिस, गेहूं में स्टेम मेलोसिस। गेहूं में स्टेम मेलोसिस कॉपर की कमी को दर्शा रहा। दूसरा है गेहूं, अपन पढ़ा था सूचक पौधे में गेहूं और नींबू वर्गीय, तो गेहूं में इसकी कमी के कारण कौन सा रोग हो जाएगा? स्टेम मेलोसिस। और नींबू वर्गीय में डाइबेक रोग, डाइबेक मतलब उल्टा सूखा। डाइबेक रोग का लक्षण क्या होगा? पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगता है, ध्यान रखना। नींबू वर्गीय पौधों में डाइबेक रोग का होना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शा रहा है? कॉपर की कमी को। नींबू वर्गीय में डाइबेक रोग या उल्टा सूखना, तो वो कौन से तत्व की कमी से होगा? कॉपर पोषक तत्व की कमी के। डाइबेक मतलब क्या होता है? उल्टा सूखना, पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगता है। तो किसकी कमी के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? कॉपर के कारण। नींबू में गमोसिस रोग, नींबू में गमोसिस रोग हो रहा है, वो भी कॉपर की कमी से। नींबू में डाइबेक रोग वो भी कॉपर की कमी से। और गेहूं में स्टेम मेलोसिस वो भी कॉपर की कमी से। इसके बाद अपन बात करें चौथा, वो ये रहेगा नींबू वर्गीय में डाइबेक, नींबू में गमोसिस, इसके बाद कॉपर की कमी से। और कौन सा रोग हो रहा है? रुको एक बार, एक हो रहा खाद्यान्न में रिक्लेमेशन रोग। खाद्यान्न में रिक्लेमेशन रोग, खाद्यान्न में रिक्लेमेशन रोग हो रहा है, वो कॉपर की कमी से। इसके बाद पांचवा आपके दे रखा है मक्का में व्हाइट टिप रोग। मक्का में व्हाइट टिप रोग इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। जो मक्का में व्हाइट टिप रोग हो रहा है वो कॉपर की कमी से है। और गेहूं में स्टेम मेलोसिस कॉपर की कमी से। इससे पहले गेहूं में अपन ने एक चीज पढ़ा था कि गेहूं में भांजपन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को दर्शा रहा है, तो वो कौन सा होगा? बोरोन। अपन पहले पढ़ चुके हैं। गेहूं में भांजपन हो रहा है तो वो बोरोन की कमी के कारण
और गेहूं में स्टेम मेलोसिस हो रहा है वो कॉपर की कमी के कारण, ठीक है। और नींबू वर्गीय में डायबेक रोग कॉपर की कमी के कारण, नींबू में गमोसिस रोग कॉपर की कमी के कारण, खाद्यान्न में रिक्लेमेशन रोग वो भी कॉपर की कमी के कारण, मक्का में व्हाइट टिप रोग कॉपर की कमी के कारण। अब अपन नोट लगा के एक चीज अलग से लिखते हैं कि गुलाब में डायबेक रोग, गुलाब में डायबेक रोग ध्यान रखना कवक के कारण, और कवक कौन सा होगा, डिप्लोडिया रोजियम, डिप्लोडिया रोजियम कवक के कारण क्या हो रहा है, डायबेक, गुलाब में डायबेक रोग। ध्यान रखना यहाँ पे अपन पढ़ते हैं नींबू वर्गीय में डायबेक रोग, तो नींबू वर्गीय में डायबेक रोग एक कार्य की विकार है, जबकि गुलाब में डायबेक रोग की बात करें तो वो एक गुलाब में रोग होगा। अपन पहले पढ़ते हैं, एक तो कार्य की विकार, कार्य की विकार, या फिर बात करें डिसऑर्डर, तो इतना तो आपको पता होगा कि डिसऑर्डर और डिजीज में क्या फर्क होता है। डिसऑर्डर मतलब जो पोषक तत्व की कमी या अनियमित वातावरणीय परिस्थितियों या तापमान इनके कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं वो डिसऑर्डर कहलाते हैं। और जो कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु बैक्टीरिया एक ही बात हो गई, कवक, जीवाणु, इसके साथ ही साथ वायरस, इनके कारण होने वाले जो रोग होंगे या फिर जो विकार पौधे में उत्पन्न होगा वो रोग होगा। अपन इनको लिख ही रहे रोग रोग, बाकी ये रोग है नहीं, ये रोग नहीं है, ध्यान रखना। डिजीज नहीं लगा सकते इनके आगे, डिजीज भी नहीं लगा सकते, क्योंकि डिजीज का एक मुख्य लक्षण होता है कि ये या तो कवक के कारण होगा या बैक्टीरिया के कारण होगा या फिर होगा अपने वायरस के कारण या फिर माइकोप्लाज्मा, वायरोइड, इनके द्वारा होने वाले रोग भी कौन से होंगे, रोग ही होंगे, डिजीज ही होंगे। लेकिन जो पोषक तत्व की कमी, अनियमित वातावरणीय परिस्थिति हो, जैसे मान लो कोई भी तापमान कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसके कारण जो पौधे में विकार उत्पन्न हो रहे हैं वो डिसऑर्डर होंगे, ध्यान रखना। तो गुलाब में डायबेक रोग कवक, डिप्लोडिया रोजियम, डिप्लोडिया रोजियम। तो गुलाब में डायबेक रोग की बात आए तो कवक कौन सा होगा, डिप्लोडिया रोजियम। और नींबू वर्गीय में डायबेक की बात आए तो कॉपर की कमी से। इसके बाद अपन बात करें, जैसे एक आपके आया हुआ खाद्यान्न में रिक्लेमेशन रोग, ठीक है। खाद्यान्न में अगर रिक्लेमेशन रोग हो रहा है कॉपर की कमी से, लेकिन खाद्यान्न में अपन पहले पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन की कमी के कारण खाद्यान्न में कौन सा रोग हो रहा था, स्टारवेशन, स्टारवेशन। स्टारवेशन रोग किसकी कमी से हो रहा था, नाइट्रोजन की कमी से, और नाइट्रोजन की कमी के कारण स्टारवेशन रोग हो रहा था। स्टारवेशन रोग हो रहा था। स्टारवेशन के साथ अपन एक बात और चर्चा कर रहे थे यहाँ पे कि खाद्यान्न की पत्तियों का वी आकार में मुड़ना वो भी नाइट्रोजन की कमी के कारण ही हो रहा था। तो स्टारवेशन रोग नाइट्रोजन की कमी के कारण, और खाद्यान्न में रिक्लेमेशन रोग की बात आए तो कॉपर की कमी के कारण, ठीक है। और गेहूं में बांझपन की बात आए तो वो बोरोन की कमी के कारण, और गेहूं में स्टेम मेलोसिस की बात आए तो वो कॉपर की कमी के कारण, ठीक है। तो गुलाब में डायबेक रोग हो गया आपने। यहाँ पे मक्का में व्हाइट टिप रोग दे रखा आपसे। एक अपन बात करते हैं मक्का में व्हाइट बड रोग, व्हाइट बड रोग। ध्यान रखना, मक्का में अपन व्हाइट टिप रोग पढ़ते हैं। मक्का में व्हाइट टिप रोग तो होगा आपके कॉपर की कमी से, लेकिन मक्का में व्हाइट बड रोग, व्हाइट मतलब सफेद कलिका रोग किसकी कमी से हो रहा है, जिंक की कमी से। इन दोनों को एक साथ लिख लो ताकि आपको बता रहे कि गुलाब में अगर डायबेक रोग हो तो वो कवक की कमी के कारण होगा, कवक के कारण होगा, सॉरी,
और मक्का में व्हाइट बड रोग हो रहा तो वो तो जिंक की कमी के कारण होता है, लेकिन मक्का में जब व्हाइट टिप रोग की बात आई तो वो कॉपर की कमी के कारण होगा। और नींबू में जो डाइडेक रोग हो रहा है वो कॉपर की कमी के कारण। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वापस, जैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको कि कॉपर में अपने कार्य के बारे में देख लिया, सामान्य परिचय देख लिया, कमी के लक्षण देख लिए। अब कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो गेहूं में स्टेम मेलोसिस रोग किसकी कमी के कारण? कॉपर की कमी के कारण। गेहूं में बांझपन बोरोन की कमी के कारण। ठीक है, कार्य की विकार मतलब डिसऑर्डर, पोषक तत्व या तापमान के कारण होने वाले रोग, विकार कौन से होंगे? डिसऑर्डर होंगे। उसके बाद दूसरा रोग अपने पढ़ा था नींबू वर्गीय में डायबिक या उल्टा सूखा रोग, किसकी कमी के कारण? कॉपर की कमी के कारण। नींबू में गमोसिस रोग कॉपर की कमी के कारण। खाद्यान्न में रिक्लेमेशन कॉपर, और खाद्यान्न में स्टार्वेशन नाइट्रोजन की कमी के कारण। और खाद्यान्न की पत्तियों का वी आकार में मुड़ना वो भी नाइट्रोजन की कमी के कारण। मक्का में व्हाइट टिप रोग कॉपर के कारण। गुलाब में डाइबेक रोग कवक डिप्लोडिया रोडियम के कारण। और मक्का में व्हाइट बड रोग जिंक की कमी के कारण। ये जिंक में पढ़ लेंगे आगे और। ठीक है, इसी के साथ अपने 4 पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कंप्लीट होते हैं। 4 सूक्ष्म पोषक तत्व अपने कंप्लीट हो चुके हैं। जिंक तत्व अपन पढ़ चुके हैं। इससे पहले बोरोन, फेरस, मैंगनीज और जिंक 4 पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व भी अपने पढ़ लिए थे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपके कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कोई भी समस्या जो भी है आपके ऐड कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में।